हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनसीईटी कॉन्सर्ट पर। तो बच्चे, आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपके मन में कंफ्यूजन है क्या सर आरआई भोपाल ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है? तो सुन लो, आरआई जो भोपाल है ना, वो अपना रजिस्ट्रेशन रिजल्ट से पहले नहीं करने वाला है, ठीक है। यानी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है एनसीईटी आईटीपी का, तब तक ना आरआई भोपाल अपना ओपन करेगी काउंसलिंग पोर्टल, नहीं आपका आरआई अजमेर करने वाला है, ठीक है। तो सर इस वीडियो में क्या बताने वाले हो? तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे कि आरआई भोपाल आखिर क्या चीज है जो बच्चों की डिमांड में रहता है। क्या क्या चीज है आरआई भोपाल के बारे में आपको जानना चाहिए। आप सभी को पता होगा एमपी का कॉलेज है बच्चे, और एनसीईआरटी इसे संचालित करती है। और हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में कि वहां पे हॉस्टल है कि नहीं है, कट ऑफ क्या जाता है, ड्रॉप ईयर अलाउड है कि नहीं है, बाकी एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, प्लेसमेंट है कि नहीं है, इंटर्नशिप का क्या मामला है। तो डिटेल में पूरा हम लोग जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो काफी पसंद आएगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और जो बच्चे नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, वैसे आप गूगल से भी आप खुद देख सकते हो। आरआई आपको भोपाल सर्च करना है, आईटीपी बीएससी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, यहां पे आपको करना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करोगे, इनका इंफॉर्मेशन आ चुका है कि अब हम क्या कराने वाले हैं, काउंसलिंग ओपन करने वाले, लेकिन अभी नहीं। ये बोले हैं, कब बोले हैं? तो क्लिक हेयर टू अप्लाई। अब मान लीजिए अप्लाई करने जाते हो तो साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि द पोर्टल विल बी ओपन सून आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ एनसीईटी 2025 रिजल्ट। यानी रिजल्ट आने के बाद ही क्या करेंगे, अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे। लेकिन हम लोग का टारगेट है ना, वो मेन टारगेट है जानना कि यहाँ पे क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, एक मिनट क्लिक करते हैं और डिटेल में जानेंगे क्या इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस जारी करा हुआ है। तो हम लोग डाउनलोड करेंगे प्रोस्पेक्टस को। जैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, और ये हो गया छिप, है ना, छिप गया आपके सामने। लेकिन डिटेल में अगर इसे जानना होगा तो हमें करना होगा इसे डाउनलोड। आखिर क्यों नहीं दिखाई दे, क्या है भाई इस इंफॉर्मेशन में, है ना। तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं अगेन और WPS ऑफिस में खोलते हैं, हाँ खुल गया भाई। चलिए, तो यहाँ पे इनका जारी हो चुका है। सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराते हैं, BA BEd BSc BEd दोनों कराते हैं। पूरी डिटेल में जानेंगे, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यकीन मानिए, आप पूरा डिटेल में देखो, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आरआई भोपाल क्या चीज है, ठीक है। चलिए, तो प्रोस्पेक्टस आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। तो इनका जो बच्चे अगर ग्रेड की बात करें A++ है, काफी अच्छा है, ठीक है भाई। चलिए, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, मुझे थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे जाननी है और क्या क्या चीजें आपको पहले से पता है, ठीक है। तो सुनो, अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी, इनमें से कोई 3 है तभी आप एलिजिबल हो। अब बच्चे सोचते हैं सर मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो क्या सर मैं नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे भाई, कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं दे रहा है लोग, है ना। तो आपके इन 5 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। अब सुनो, द स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एनी वन ऑफ द एबव डिसिप्लिन मेजर सब्जेक्ट। कोई आप एक मेजर ले सकते हो इनमें से 5 में से। द स्टूडेंट हु हैव पास्ट क्लास 12, आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से कोई 3 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो। दे मस्ट हैव अपीयर्ड एट द टेस्ट, अब टेस्ट में भी, आप टेस्ट पेपर में भी इनमें से कोई 3 आप सिलेक्ट किए होंगे, तभी आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। देखो एनी 3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एनी 3 फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बार बार मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके इन 5 सब्जेक्ट में से अगर 3 सब्जेक्ट आपके पास है तभी आप एलिजिबल हो, और इसके अलावा आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी यही 5 में से 3 होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो 50% मार्क्स आपका एटलीस्ट होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी और लोगों के लिए जो SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द NCET 2025 टोटल स्कोर सेक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल 7 सब्जेक्ट। यानी आप सोचोगे सर हमने तो मान लीजिए लैंग्वेज में या फिर डोमेन में एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करा है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल भाई, एलिजिबल नहीं हो आप अगर नहीं किए हो तो, है ना। आरआई भोपाल में सख्त नियम रखता है भाई, इसका कट ऑफ भी काफी हाई जाता है, उसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बताया हुआ आपके 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए। और आगे बढ़ो, तो एप्लीकेशन आर सबमिटेड थ्रू, इसमें आप ठीक है भाई, ये कुछ खास है नहीं। सुनो, रजिस्ट्रेशन फी जब उनका काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा रिजल्ट के बाद, तब देना होगा आपको 500 रुपए, 1000 रुपए उन बच्चों को जो जनरल, अनरिजर्व, OBC और EWS आ रहे होंगे।
और 500 रुपए SC ST PWD बच्चों को देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो रिफंड नहीं करे जाएंगे, ठीक है। अगर एडमिशन लेना होगा तभी आप लोग इसको करना, ठीक है। और क्या क्या जानना है, यहाँ पे आपको BA BEd मिलेगा सेकेंडरी स्टेज का। BS सुनो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप BA BEd करते हो तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट में BA BEd कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके लैंग्वेज में NCET के एग्जाम में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हिंदी आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप हिंदी से BA BEd कर सकते हो। आप गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एक किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप मेजर ग्रुप में रखना चाहते होंगे तो आपके NCET के एग्जाम में ये सब्जेक्ट कंपलसरी है कि होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा ही बता दिए होंगे, द स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एनी वन ऑफ द एबव डिसिप्लिन मेजर बेस्ड ऑन हर स्कोर इन नेशनल, ठीक है भाई, है ना। और ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट में, जिस डोमेन सब्जेक्ट में आपका अच्छा स्कोर होगा उसी को आप एज ए मेजर ऑप्ट करना। ध्यान से सुनना, RI भोपाल कट ऑफ थोड़ा अलग तरीके से बनता है। सुनो कट ऑफ कैसे बनता है। कट ऑफ ऐसे बनता है, हमने कट ऑफ वाली वीडियो बना रखा है कि RI भोपाल कट ऑफ किस तरह से बनता है, RI अजमेर कट ऑफ किस तरह से बनता है। तो भोपाल के कट ऑफ में क्या होता है कि आपके ओवरऑल स्कोर जोड़े जाते हैं, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट आप एज ए मेजर लेना चाहते हो उसका भी स्कोर ऐड होकर तब कट ऑफ जारी होता है। तो कोशिश करना, जिस भी सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा स्कोर आप किए होंगे NCET के एग्जाम में, उसी सब्जेक्ट को आप मेजर ग्रुप में ऑप्ट करना, तभी आप क्या करोगे और बच्चों से आगे निकल सकते हो, ठीक है। पता चला कि आप फिजिक्स ले रहे हो, डोमेन मेजर लेना चाहते हो, फिजिक्स में तुम्हारा 10 नंबर आया हुआ है भैया। बहुत सारे बच्चों केमिस्ट्री में लाभ मान लो 70 लाए, 80 लाए हैं, मैथ में 90-100 लाए हैं, तो भाई उन लोग आपसे आगे चल जाएंगे ना जी, समझ रहे हो आप लोग ना। तो इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, आपके क्लास 12th में होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तभी आप एलिजिबल हो। क्लास 12th में और आपके डोमेन सब्जेक्ट दोनों में होना चाहिए ये सब्जेक्ट, तभी आप इसको मेजर ऑप्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो भाई, ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो और आगे सुनो, देखो लिखा हुआ है कि आपके 12th में भी, यहाँ पे देखो 12th में भी होना चाहिए, और दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, यानी टेस्ट पेपर में भी आपने अटेम्प्ट करा होगा, आपने इसको लिया होगा, इसका एग्जाम दिए होंगे, तभी आप इंग्लिश, हिंदी, कोई मतलब कोई भी सब्जेक्ट है ना, अगर हिंदी से कर दिए हो तो हिंदी से कर सकते हो BA BEd, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो आगे बढ़ेंगे, तो ये भी बोले हुए हैं, ठीक है। और हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर चॉइस फॉर द ड्यूअल मेजरिंग प्रोग्राम क्लियरली मेंशनिंग इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द सब्जेक्ट, आपका दिया हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे तो और क्या क्या जानना है। सुनो, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम द एबव मेंशन्ड सब्जेक्ट अदर देन द मेजर। यानी कि सुनो, आपको मैं बता दूं, NCET ITP की जब पढ़ाई करोगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट मेजर के रूप में ऑप्ट करने होते हैं और एक या दो सब्जेक्ट आपको माइनर के रूप में ऑप्ट करने होते हैं। लेकिन मेजर के अलावा मेजर जो, जैसे मान लो आप हिस्ट्री लिए हो मेजर, तो माइनर में हिस्ट्री नहीं ले पाओगे, माइनर में आप इकोनॉमिक्स ले लो, पॉलिटी ले लो, कोई लैंग्वेज ले लो, तो आपको सेलेक्ट करना होगा अपने अनुसार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी 2 माइनर प्रोवाइड करती है, कोई यूनिवर्सिटी 1 माइनर प्रोवाइड करती है, तो आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है बाबू, ठीक है। अब सुनो आगे बढ़ेंगे, तो और आगे सुनो, और आगे सुनो, और आगे क्या है भैया, RI भोपाल के बारे में दिया हुआ है, और सेम टू सेम क्या बोलते हैं BSc BEd के बारे में भी है बाबू, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखो आपका, देखो सीट मैट्रिक्स दिया है सब्जेक्ट का, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, सारा सब्जेक्ट सीट दिया हुआ है कि जनरल के लिए कितना सीट है, OBC के लिए कितना सीट है, SC के लिए कितना सीट है, इस तरह से। और हाँ, जो बच्चे BSc BEd करना चाहते होंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे BSc BEd का 100 सीट है और BA BEd का 50 सीट है, ठीक है। BSc BEd का 100 सीट है और BA BEd का 50 सीट है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या साइंस वाले बच्चों के बारे में नहीं दिया क्या भाई डोमेन सब्जेक्ट के रूप में? सिर्फ मुझे तो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तो बस BA BEd का दिखाई दे रहा है। चलो आगे दिया होगा, आगे देखते हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, तो BA BEd का दिया हुआ टेबल 2, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब आप पूरा सीट दिया हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर से जनरल में 3 सीट है, OBC में 2 सीट है, इंग्लिश लिटरेचर में 7 सीट है, हिंदी लिटरेचर में 7 सीट है, इस तरह से दिया हुआ है। 1 सीट किसमें भैया? उर्दू में 1 ही सीट है, याद रखिएगा, तो हिसाब से करिएगा, है ना। पता चला आप उर्दू में आपसे ज्यादा बच्चा नंबर ले आया और एडमिशन ले लेगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, तो अब सुनो BSc BEd की बात करेंगे, तो BSc BEd में सुनो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड बॉटनी में पांचों में से 3 आपका होना चाहिए आपके 12th में और आपके डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आप लोग एज ए मेजर ऑप्ट करना चाहते होंगे तब। अब सुनो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यहाँ आती है, ठीक है, कि सर बताओ
ड्रॉप ईयर अलाउड है कि नहीं? सुनो यहां पे देखो अच्छे से मेंशन करा हुआ है, अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023, 24 और 25। अगर आपने अपना 12th 2023 में करा हुआ है या फिर 2024 में करा है या फिर इसी वर्ष करा हुआ है तभी आप एलिजिबल हो। 22 वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे 2022 में करे होंगे या इससे पहले किए होंगे वो RI भोपाल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और आगे सुनो, और क्या दिया भैया, और क्या दिया है, और कुछ खास दिया है? आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है भाई, रहेगा बिना डॉक्यूमेंट के थोड़ी आएंगे, है ना। और आगे सुनो, आपके 12th में 50% होना चाहिए। और सुनो, हाँ आपके सब्जेक्ट में सारे आपके होने चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12th इन एनी स्ट्रीम डिसिप्लिन और एलिजिबल टू अप्लाई BA BEd, ठीक है भाई, BA BEd के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो चाहे आप BA BEd हो चाहे BSc BEd, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑफ NCET। सुनो अभी जो मैं आपको बताया था कि किस तरह से सिलेक्शन होता है, किस तरह से RI भोपाल में आपका क्या बोलते हैं कट ऑफ लिस्ट आती है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, तो ध्यान से सुनना। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑफ NCET प्लस द स्कोर ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आप मेजर लेना चाहते होंगे उसका भी स्कोर ऐड होगा और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का स्कोर होगा ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट व्हाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन। सुन लिए? तो ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर होंगे उसी को आप एज ए मेजर ऑप्ट करना, तो ज्यादा चांसेस होगा आपका सिलेक्शन होने का। मैं बार बार रट्टा मार के बोल रहा हूं, ठीक है, बाद मत बोलना सर बताया नहीं आपने, है ना। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा भाई, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन आप सीट के बारे में दिया है, तो भैया रिजर्वेशन सीट पूरा पढ़ सकते हो आप लोग कि AWS वाले बच्चों के लिए किस तरह से है ना। हाँ सुनो, अब देखो, सर्टिफिकेट फॉर OBC या AWS इशूड ऑन और 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ये तो भाई पुराना भी चल रहा है यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है भाई, ओके ठीक है। हाँ सुनो, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो, ठीक है, तो RI भोपाल के लिए भैया आप सभी के लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है, कि आप 1 अप्रैल 2023 के बाद का भी अगर आपका होगा तो काम चल जाएगा। इससे पहले का होगा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं काम करेगा। वैसे ही अगर देखेंगे तो DU का कहना क्या है, DU का कहना है कि आपका सर्टिफिकेट 1 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। IIT का कहना क्या है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो सबका अलग अलग तरीका से चल रहा है भैया, अब भगवान ही जाने क्या कर सकते हैं, ठीक है। सुनो, और क्या जानना है आपको? और कुछ नहीं जानना, मेरे हिसाब से लगता है इतना आपके लिए बहुत है ना। और हमने आपको एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ खास लिखा नहीं इन्होंने, है ना। और क्या जानना चाहिए आपको? तो ये बच्चे आपका फी वगैरह है, फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि आपका 24,000 रुपए लगता है पर सेमेस्टर, और जो हॉस्टल सहित, हॉस्टल सबको मिलता है, ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है, 24,000 लगता है आपको, ठीक है, अगर हॉस्टल लेते हो तब। और मेस का चार्ज आपको अलग से देना होता है। 24,000 में आपके एकेडमिक फी होंगे और उसी 24,000 में आपको आपका हॉस्टल मिल जाएगा 6 महीने के लिए, आपके 1 सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे देखो सेमेस्टर वाइज इनका दिया हुआ है फी वगैरह, है ना। तो 1 मिनट, यहाँ पे ईयरली फी दिया है भाई, ठीक है। BSc BEd का 24,000, ओके, ईयरली है ना। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो 24,000, अगर हॉस्टल में नहीं रहते हो तो 13,545। उसी प्रकार SC ST वाले बच्चों के लिए 19,000 1 साल का है और 8,545 अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो तब। अब सेमेस्टर वाइज फी भी दे दिया है ना। हॉस्टल सहित 17,000, बिना हॉस्टल का 11,000, है ना। सेम वही बतिया रहेगा आपको, अभी 17,000 दे रहे हो तो सेकेंड सेमेस्टर में आप घटा लो 24 में से 17, है ना। तो 4 3 7,000 रुपए आपको और देने होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। और मेस का चार्ज अलग से भाई, ध्यान रखना, ये नहीं कि सर इतना में हॉस्टल मिल रहा है तो क्या हमको मेस भी मिल जाएगा, खाना पीना भी नहीं मिलेगा, खाना का आपको अलग से पेमेंट करने होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया है अथी क्या बोलते हैं, कंटेक्ट डिटेल एंड मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो BSc BEd के लिए आपका 10 प्लस 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना। और आपके अगर BSc BEd करना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, इनमें से कोई आपका 3 होना चाहिए, है ना। सॉरी, ड्यूल मेजर विथ 1 इन एजुकेशन एंड अनदर इन एनी 1 ऑफ द 5 डिसिप्लिन, ठीक है, ध्यान रखिए। एक आपका इसमें से
विथ वन इन एजुकेशन एंड अनदर, सॉरी एक आपका ड्यूअल मेजर, देखो यहाँ पे आपको समझना यही चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे एक ड्यूअल के लिए आपका, जिसे मान लो मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो वो आपका सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए, साथ ही साथ एक माइनर ग्रुप में आपका होना कंपलसरी है, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी क्लास 12th इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द एबव 3, सुनो, एबव 3 एज डोमेन सब्जेक्ट इन एनसीईटी। ऊपर के कोई 3 आपके 12th में होना चाहिए और ऊपर के कोई 3 आपके डोमेन में होना चाहिए, है ना। तो कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स जो बच्चे एग्जाम दिए होते हैं आप एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा बीएससी बीएड के लिए। आप अब बीए बीएड की ओर जाओ, है ना। लेकिन बीए बीएड में भी यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो आपके कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th में, आपके डोमेन सब्जेक्ट में दोनों। तो सुनो, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, अगर इकोनॉमिक, इनमें से कोई 3 है आपके 12th में और आपके एनसीईटी के एग्जाम में, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, हमने आपको बता भी रखा है, पहले से आपको पता होगा। बाकी और चीजें हैं जो आपको बाद में नोटिफाई करा जाएगा, ठीक है, कि कब काउंसलिंग होगा। यहाँ पे देखो 3 लिस्ट के बारे में दिया है, डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ 3rd एडमिशन लिस्ट, यानी यहाँ पे फिक्स है कि 3rd एडमिशन लिस्ट आएगा, और 3rd से भी ज्यादा आ जाता है, लेकिन 3rd तो कंफर्म है कि 3 लिस्टें आएंगी। पहला लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ए नहीं हुआ कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, सेकेंड लिस्ट का वेट करो, अगर सेकेंड लिस्ट में नहीं हो पाता 3rd लिस्ट का वेट करो, अगर 3rd लिस्ट में अगर नहीं हो पाता तो स्पोर्ट राउंड का वेट करो। इस तरह से आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही था बच्चे। और इनका अंडरटेकिंग फॉर्म है, अगर मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, आप सोच रहे हो सर हम कास्ट सर्टिफिकेट बाद में देना चाहते हैं, सर मेरे पास 12th का मार्कशीट नहीं, अभी तक नहीं मिला है, तो यह होगा आपका अंडरटेकिंग फॉर्म। यहाँ पे आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग देना होगा कि मैं अपना, देखो क्या क्या आप अंडरटेकिंग किसके किसके लिए लगा सकते हो। सुनो भाई, किस किस चीज के लिए आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, है ना, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। देखो तो आप देखोगे यहाँ पे आपको, हाँ देखो, ओरिजिनल स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे आप टीसी बोलते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो अगर आपके पास नहीं है तब। माइग्रेशन अगर आपका नहीं है आपके पास, फिर भी आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, 1-2 महीने बाद दे सकते हो एडमिशन के, है ना। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके टीसी के साथ ही मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ आपका सीसी मिलता है, ठीक है। और सुनो, अगर आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ही अगर एक क्लियर करा गया है कि भैया इसका कैरेक्टर सही है, ठीक है, तो भैया वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अलग से कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे मेंशन करा गया है तो यहाँ पे कंपलसरी अलग से नहीं है कि आपको सीसी देना ही है। इशूड बाय द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड विद इन 10 days ऑफ द एडमिशन इन द इवेंट ऑफ माई फेलिंग, ठीक है भाई, लगा सकते हो आप लोग, है ना। बाकी इसको प्रिंट करा के आपको जाना होगा जब वेरिफिकेशन कराने जाओगे तब, नहीं, इसको आपको प्रिंट कराना होगा जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे, वहां पे आपको अपलोड भी करना होगा, ध्यान रखिएगा। प्रिंट करा के इसको भर के आपको अपलोड, यहाँ पे अपना नाम वगैरह दीजिएगा, बाकी साइन वही, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर वगैरह, मोबाइल नंबर, ठीक है, नेम ऑफ द क्लास, सारा चीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो फी स्ट्रक्चर दिया है, किसका दिया है भाई, तो सेम वही है, ए बीएससी बीएड का मान लो अपने हिसाब से दे दिया है ना, बीए बीएड बीएससी बीएड का दे दिया हुआ है, ठीक है। और क्या जानना है आपको, तो और कुछ नहीं जानना है, और यही आपका डिटेल था। और सुनो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तो एनसीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट टीसी होना चाहिए आपके पास, माइग्रेशन होना चाहिए, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मार्कशीट क्लास 10th का और 12th का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फील्ड इन अंडरटेकिंग विथ सिग्नेचर, यानी अगर आप अंडरटेकिंग लगाना चाहते हो तो आपके पास स्कैन्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये नहीं कि आप प्रिंट कराएं और कोनो पुरान कैमरा से फोटो खींच के जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर वहां पे दिखाई देना चाहिए। अब सुनो, हॉस्टल सभी को मिलता है लगभग, है ना, लेकिन जैसा शायद सभी को नहीं मिल पाता है, टॉप रैंकर को ही मिलता है, तो कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर, भाई अब एग्जाम तो दे ही दिए हो, है ना, अब स्कोर भाई भगवान के ऊपर कितना स्कोर आएगा, ठीक है। और उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ अगर आपके 400 के अप्रोक्स नंबर आ रहे हैं, 400 के आसपास, तब आप सोचना इसके बारे में, 400 380 इस तरह से रहेंगे तो आप समझ जाओ एकदम कंफर्म है एडमिशन होगा। और सुनो, बहुत सारे बच्चे डाउट रहता है स्कॉलरशिप का, सर स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं, तो सुनो भाई, स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। स्कॉलरशिप 2 तरह से मिलता है, एक मिलता है एमपी स्टूडेंट को और एक मिलता है अदर स्टूडेंट को।
ठीक है। तो अदर स्टूडेंट को कौन देता है, तो एनसीईआरटी देती है स्कॉलरशिप, और एमपी स्टूडेंट को एमपी गवर्नमेंट देती है। कौन देती है, एमपी गवर्नमेंट देती है एमपी स्टूडेंट को, और अदर स्टूडेंट को एनसीईआरटी स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। ड्रॉप ईयर की बात करेंगे तो आप 3 ईयर अगर ड्रॉप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका जो 12th 2023 में, 24 में, 25 में अगर हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ध्यान रखिएगा। फी स्ट्रक्चर आपको पता चल चुका है ना। बाकी गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा अपने तहसील से आप लोग, ठीक है। और जॉब की टेंशन मत लीजिए, प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें पहले का जो इसका इतिहास रहा है भोपाल का, तो 100% प्लेसमेंट दिया हुआ है, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे पीएचडी वाले बच्चे हो, उनको प्लेसमेंट देता रहा है। तो आई होप कि आप सभी को प्लेसमेंट देगा, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन इसके तरफ से नहीं है, आरआई भोपाल की तरफ से नहीं है कि मैं प्लेसमेंट दूंगा ही दूंगा, या फिर एनसीटी की तरफ से नहीं है, या फिर किसी की तरफ से नहीं है ऑफिशियल कंफर्मेशन। जैसे ही कंफर्मेशन आती है आप सभी को मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इंटर्नशिप भी लगता है केवी में, जेएनबी में, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो आई होप कि यह इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको कोई डाउट आ रहा होगा। अगर डाउट आ रहा तो अभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर वहां नहीं रिप्लाई कर पाता हूं तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसके बाद इसके अलावा कुछ आपको जानना चाहिए, है ना। हाँ, मुझे नहीं लगता है, बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। काफी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और टेंशन नहीं लीजिए, एडमिशन सबका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।